अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज होंगे। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सबको इस कोरोना जैसी वबाई मर से महफूज रखे और मुल्क पाकिस्तान को इससे छुटकारा और मुल्क पाकिस्तान को इसके छुटकारा हासिल फरमाए। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में से इस वबा को ख़त्म फरमा दें ताकि दुनिया के जो मामलात हैं वो चल सकें। हमने आज पढ़ना है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मीन्स ये कि अगर आपके पास जो हमने अभी तक पढ़ा था मोशन, रेस्ट मोशन, मोशन से फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इन चीज़ों को अगर ग्राफ के थ्रू पढ़ा जाए तो वो किस तरह से होगा। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कि आप मोशन के जो मतलब मोशन की जो आगे हमने डिफरेंट उसकी जो पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, लाइक एज लोकेशन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमने उन्हें अगर ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है तो कैसे करेंगे, फिर ग्राफ को पढ़ना कैसे है। सो आपने 8th क्लास के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो पढ़ी होंगी, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मीन्स एज कि आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पढ़ी होंगी। फिर आपने इसमें से पढ़ा होगा कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फिर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव होती हैं, फिर सेकंड के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव और फोर्थ के अंदर एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। तो मीन्स इस तरह करके हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। असल में ये होता क्या है कि हमारे पास ग्राफ जो होता है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये असल में हमारे पास एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें हम इजीली ग्राफ को स्टडी कर सकते होते हैं। लाइक एज हमारे पास जैसे व्हाइट बोर्ड है तो हमारे पास सेम एज ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फॉर्म में है। सो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बट अगर ये हमारे पास जस्ट एक ही टाइप में होता तो फिर हम इसे इजीली नहीं पढ़ सकते थे। सो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखें पहला तो था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में जो कि टाइम नहीं है, एक ही वैल्यू है। जैसे हमने कहा कि एक वैल्यू को अगर हमारे पास जस्ट एक वर्टिकल होता तो हम नहीं पढ़ सकते थे। सो हमारे पास अगर एक वैल्यू है हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, मतलब हम उसे जस्ट एज अ डेफिनेशन या फिर उसे जस्ट सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि इतने डिस्टेंस का मतलब फासला है हमारे पास। जस्ट हम उसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, हम उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ के अंदर कम से कम दो वैल्यूज का होना जरूरी है। क्योंकि क्वाड्रेंट में भी हमने यही कहा था कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, मतलब कि वैल्यूज दो होंगी, वो बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग बात है। सो यहाँ पे सेम एज हमारे पास ग्राफ होगा। अब हमने जैसे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, क्योंकि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को नहीं देख रहे, हमने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को देख रहे हैं, तो हमने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ पे ड्रा कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, जिसमें एक तरफ हमने रखा हुआ है टाइम को और दूसरी तरफ हमने रखा हुआ है डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस टाइम अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी में भी क्या था, इफ अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस एज कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही रेशियो था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ भी कह सकते हैं उसे। मतलब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ भी कह सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहें वो आपकी मर्जी है, आप जस्ट वेलोसिटी ग्राफ कहें तब भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ डिस्टेंस है। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर है, यानी डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर, आप मीटर ऊपर ही लिख दें ताकि आपको हर वैल्यू के साथ मीटर ना लिखना पड़े। इसी तरह टाइम के साथ ही सेकंड लिख दें तो आपको हर वैल्यू के साथ सेकंड नहीं लिखना पड़ेगा। 2 4 6 8 5 10 15 20। अब ग्राफ पढ़े कैसे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू किस तरफ है, डिस्टेंस की वैल्यू इस तरफ है,
मीन्स एज कि आपके पास जब भी डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी वो हमेशा इसी के अलाउंग बढ़ेगी, इस तरफ तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस तरफ क्या है, टाइम है। मतलब आपकी जो वैल्यू जिस तरफ आपका वो पैरामीटर होगा उसी के अलाउंग बढ़ रही होगी, किसी दूसरे पैरामीटर के अलाउंग नहीं बढ़ रही होगी। या ऐसे कह लें कि जिस भी चीज़ की वैल्यू चेंज होती है वो हमेशा अगर उसी पैरामीटर के अलाउंग चेंज हो रही है तभी उसमें चेंजिंग आती है, अगर किसी और पैरामीटर के अलाउंग चेंज होगी तो चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब कहने का ये है कि सपोज एज आपका जो बॉडी है वो एक ही टाइम में जस्ट डिस्टेंस ही कवर करता जा रहा है, यानी 4 सेकंड में एक जैसा ही डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। सपोज एज 4 सेकंड में वो डिस्टेंस की रेशियो को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस में इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है, यानी वो जस्ट डिस्टेंस की रेशियो से चेंज हो रहा है। सेम एज हम सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करें, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट की हालत में है। या ऐसे कह लें कि गाड़ी थी ना, वो चल रही थी, अचानक उसका इंजन खराब हो गया, खराब होने से पहले सपोज एज वो कहाँ पे थी, वो सपोज एज 7 मीटर के डिस्टेंस पे थी। या ऐसे कह लेंगे 7 मीटर पर सेकंड की रेशियो से वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। सो अब अगर आप देखें गाड़ी अब 7 से ऊपर नहीं जा रही, 7 पे आके क्या कर गई है, स्टॉप कर गई है। लेकिन अगर हम गाड़ी ठीक ना करें तो 1 घंटा क्या 10 दिन के बाद भी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी। मतलब क्या है कि जहां से आप चले थे आप 7 मीटर के बाद तो जाकर रुके, मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो तो गया रुक। लेकिन अगर आप टाइम को देखें, आप अगर मैकेनिक को नहीं बुलाएंगे, गाड़ी ठीक नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है लेकिन टाइम तो चेंज होता जा रहा है। मीन्स एज कि आप 7 मीटर पे खड़े थे, 7 मीटर पे ही खड़े रहेंगे, लेकिन टाइम को देखें, टाइम तो वेरी कर रहा है। और अभी हमने कहा था कि वेरिएशन जो है वो हमेशा अपने पैरामीटर के अलाउंग शो की जाती है। तो इसका मतलब है ये ऐसे चेंजिंग आ रही है। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है वो टाइम के अलाउंग आ रही है, हमारे पास जो चेंजिंग आ रही है वो टाइम के अलाउंग आ रही है, डिस्टेंस में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही, डिस्टेंस में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सो हम देखेंगे कि गाड़ी यहाँ पे आके स्टॉप कर गई है, लेकिन अगर टाइम की रेशियो से देखें तो देखें टाइम हर पॉइंट पे चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ पे देखें तो 5 सेकंड है, यहाँ पे आके देखें तो 10 सेकंड है, यहाँ पे आके देखें तो 15 है, यहाँ पे आके देखें तो 20 सेकंड है, यानी टाइम इंक्रीज करता चला जा रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो अपने पॉइंट पे सेम फिक्स है, डिस्टेंस में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा कि जो डिस्टेंस है वो एक ही जगह पे स्टॉप पे होगा, बेशक आप वो 0 पे रखें, किसी भी पॉइंट पे रख लें, लेकिन जो टाइम है वो हमेशा अपने पैरामीटर के अलावा चेंज होता चला जाएगा और उसमें इंक्रीमेंट आता रहेगा। तो ये जो है आगे एरो का निशान एरो है, ये असल में शो कर रहा है कि ये टाइम ऐसे इंक्रीज करता हुआ आगे मूव कर रहा है। फिर हम डिफाइन करते हैं कि सपोज एज ये तो यहाँ पे रुक गया था, अब हम कहते हैं कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो कैसा ग्राफ आएगा। देखिए कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल चेंजिंग जो आ रही होती है डिस्टेंस की। तो हम कहते हैं 2 4 6 और 4 8 12 4 8 12 4 8 12। अब अगर हम यहां से देखें कांस्टेंट क्या होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंजिंग। हम ये कहते हैं सपोज एज 3 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है, 3 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। 3 में 6 तो 6 में क्या हो जाएगा 12, 3 में क्या है 6 तो 6 में क्या हो जाएगा 12। तो देखें अब इसे जो ड्रा करना होता है वो इस तरह से है, आप यहां से 3 को ढूंढें, लेकिन ये 2 है ये 4 है, सो इट मींस के 3 इन दोनों के सेंटर में होगा। सो आप इस सेंटर से डॉटेड लाइन ड्रा करें, आप इस सेंटर से डॉटेड लाइन को ड्रा करें।
फिर यहां से देखिए 3 एंड 6, 6 4 और 8 के सेंटर में होगा। यहां से भी आप एक डॉटेड लाइन ड्रा करें, ये आपका सेंटर आ गया, इसे आप मार्क कर दें। सेकंड वैल्यू क्या है 6 एंड 12, 6 एंड 12, इसे भी आप क्या कर दें, मार्क कर दें। अब आप ये करें कि आप ये वैल्यूज जो हैं हटा दें, अगर खड़ी भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये वैल्यूज यहां से क्लियर कर दें और इसे ऐसे सॉरी इससे अगर आप ऐसे मतलब 0 से फर्स्ट मार्क एंड देन सेकंड मार्क, फिर उसे आगे ऊपर करके एरो शो कर दें, इट मींस कि ये सीधा जा रहा है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यहां से ये क्या बन जाती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सो हम ये कहते हैं कि जब भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, सो उसका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट लाइन ही आएगी, यानी एक एक अमूदी इस तरह की जो लाइन है, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से आ रही होगी। अब इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज दैट हम ये कहते हैं 2 में 4, यानी 2 सेकंड्स के अंदर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, 2 सेकंड्स के अंदर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा होगा। सो 2 4, ये आपके पास फर्स्ट लाइन आ गई। फिर अगर हम देखें 4 8, फिर अगर देखें नेक्स्ट को देखें 6 12, तो यहां से भी चेक कर लें हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट लाइन ही आ रही है। हाँ ये हो सकता है कि कांस्टेंट लाइन, क्योंकि ये तो सेम ही जैसी वैल्यूज थी, इस वजह से ग्राफ जो है वो मतलब कि एक ही लाइन पे आ रहा है। सपोज यार आपके पास वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, आएगी वो वर्टिकल बिल्कुल सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सपोज वो यहाँ पे ऐसे सीधी आ सकती है, वो यहाँ पे ऐसे सीधी आ सकती है, यहाँ पे ऐसे सीधी आ सकती है, यहाँ पे ऐसे सीधी आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज, कि ये वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है कि वैल्यू कितनी रेशो से चेंज हो रही होती है, लेकिन आएगी एक सीधी सी लाइन ही। फिर हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी जब है वेरिएबल स्पीड, देखें यहाँ पे हमने कहा था रुकी हुई है, यहाँ पे हमने कहा एक जैसी स्पीड से जा रही है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बट यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्पीड का पता ही नहीं है कि किस तरह से चेंज हो रही है। कि देखें पहले थोड़ी सी बड़ी फिर लो होती गई और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हुए एकदम ही हाई हो गई है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट तरीके से चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू को कैसे चेक करना होता है, तो यहाँ पे वैल्यू को चेक करने का इंतहाई आसान सा मेथड है, वो ये है कि आप इस पॉइंट मतलब कि आप इस ग्राफ को देखें, फिर आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना होता है। टेंजेंट असल में क्या होता है, टेंजेंट असल में एक स्लोप या ऐसे कह लें कि कर्व के ऊपर एक लाइन होती है जो से किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए हायर और लोअर लेवल पे मतलब कि मूव करती है। सो उससे हमें क्या होता है कि हमारे पास वहां से डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम करके देखते हैं, आपको सही समझ आ जाएगी। हमारे पास तो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, हमने इसका नाम रख दिया है पॉइंट पी। हमारे पास क्या है, पॉइंट पी है। हमने अब यहां से ऐसे कोई लाइन ड्रा करनी है जो इसके एक पॉइंट को कट करते हुए पॉइंट पी को जस्ट पॉइंट पी को कट करते हुए मूव कर जाती है। मींस के यहां से ये कट करते हुए आगे की तरफ मूव कर जाएगी। सो ये असल में हमारे पास क्या है, टेंजेंट ड्रा हो गया। टेंजेंट असल में क्या होता है कि कोई भी कर्व जो पाथ होता है उसके किसी एक कार्नर को जो लाइन टच करके जा रही होती है उसका टेंजेंट होती है।
तो ये हमेशा कर्व्ड पाथ पे होगी, ये किसी भी मतलब कि बाकी जो रेक्टेंगल हो गया या कोई स्क्वायर हो गया इन पे काम नहीं करती, जस्ट ये कर्व्ड पाथ जो होगा उसी पे मूव करेगी और जस्ट एक पॉइंट को टच करेगी, बाकी किसी पॉइंट को टच नहीं करेगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सपोज यहां से है ना, सो आपने यहां से ग्राफ को ड्रॉ करना है एंड सेम एज उसी के अपोजिट साइड यहां से ड्रॉ करना है। आपके पास अब डिस्टेंस की भी, सो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस था और यहां पे हमारे पास टाइम सेकंड के अंदर और यहां पे मीटर्स के अंदर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी और डिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी। करना क्या था, करना ये था, आपके पास कोई कर्व पाथ था, आपको इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट असल में किसी भी कर्व पाथ के ऊपर एक लाइन ड्रा की जाती है जो उसके पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। सो ये यहाँ पे हम इस पे मतलब कि अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने से टेंजेंट ड्रा किया, पॉइंट P बनाया। सो अब हमारे पास टेंजेंट आ चुका है। अब टेंजेंट को कंप्लीट करने के लिए, सॉरी टेंजेंट कंप्लीट हो गया, अब टेंजेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके परपेंडिकुलर या फिर उसके जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उन्हें ड्रा करते हैं ताकि हमारे पास एक रेक्टेंगल बन सके, सॉरी ट्राइंगल बन सके, सॉरी ट्राइंगल बन सके। तो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है तो इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हम इसके पैरामीटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें पॉइंट P पे हमने इसे कट किया तो ये ऊपर मूव कर गया, हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास क्या बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई है। हमारे पास क्या बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई है। अब हम इसके हाईएस्ट पॉइंट A, लोवेस्ट पॉइंट B और ये कोई पॉइंट है C, अब हम इस पॉइंट के थ्रू इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब हमने जो टेंजेंट ड्रा किया उसका स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है मतलब वो लाइन होती है जो कि हाईएस्ट वैल्यू को लोवेस्ट वैल्यू से या लोवेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से मिला रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सो ये हमारे पास स्लोप है। सो अब हमें इस स्लोप को सॉल्व करना है। सो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को यहां से देखें, ये वैल्यू यहां पे भी और यहां पे भी क्या होगी, सेम होगी। सो यहां से अगर हम देखें 60 और 80 के दरमियान है, 60 और 80 के दरमियान क्या होता है, 70। सो मतलब अगर आप काउंट करके देखेंगे तो हम मतलब एक वैल्यू ले रहे हैं, वो आपके ग्राफ पे डिपेंड कर रहा होगा इजीली। अब यहां से अगर आप देखें 35 से पहले है, हम इसे सपोज कर लेते हैं 34 और यहां पे 5 से बाद है तो यहां पे हम इसे सपोज कर लेते हैं 6, यहां पे हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं 6। अब ये क्यों किया है, देखें यहां पे तो हमारे पास एक ही वैल्यू थी, पहली वैल्यू 0 थी, दूसरी 70 थी, तो 70 माइनस 0 0 ही होता है। जबकि यहां पे देखें तो पहले से भी वैल्यू मौजूद है, हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए। जहां से हमारा टेंजेंट मतलब स्लोप स्टार्ट होती है हमें जस्ट वही वैल्यू चाहिए। सो हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू मतलब कि ये 34 और लोवेस्ट वैल्यू 6, तो 34 माइनस 6 तो ये क्या आ जाएगा 70 माइनस 28, 70 माइनस 28। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि इतनी वेलोसिटी के साथ या इतनी स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है। सो यहाँ पे असल में हम डिफाइन कर जब वेरिंग सिस्टम हो मतलब वेरिएबल हो, सो उसमें भी हमारे पास कैसे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ 2.23 अप्रोक्सीमेटली आएगी। सो ये हमारे पास
2.23 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो हम ये कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो गाड़ी मूव कर रही है वो असल में 2.23 मीटर पर सेकंड की वेरिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है। मींस कि इसकी जो स्पीड है वो 2.23 के रेशियो से चेंज होते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है। सो बेसिकली हमने स्टडी क्या किया, हमने स्टडी किया है कि जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ में डाटा किस तरह से आता है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो डाटा किस तरह से आता है, और बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तो डाटा किस तरह से आता है। जब हम देखते हैं रेस्ट पे, तो रेस्ट पे हम कहते हैं बॉडी की जगह रुकी हुई है लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है। सो हमने देखा टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी की तरफ जाने वाला ग्राफ नहीं बढ़ रहा, सॉरी डिस्टेंस की तरफ जाने वाला ग्राफ नहीं बढ़ रहा। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी। सो आपको हमेशा डाटा लाइन से वैल्यूज को नोट करना होगा। जिस पॉइंट पे आके वैल्यूज एक दूसरे को इंटरक्रॉस करती हैं तो आपने उन्हें मार्क करना है और फिर जीरो से उन मार्किंग लाइंस को कनेक्ट करते चले जाएं और आपके पास एक स्ट्रेट सी लाइन बन जाएगी। एंड पे एरोहेड डालें, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। फिर हम देखते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में कहते हैं हमारे पास ये वेरिएबल स्पीड है, हमें नहीं पता कि क्या वेरिएबल है, मतलब किस रेशियो से जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि वो लाइन जो कि किसी भी कर्व पाथ को एक पॉइंट पे क्रॉस करके मूव करती है। सो ये दिया तो ये स्लोप बन गई है जो कि लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से जोड़ रही है। सो हमने अब इस टेंजेंट के जो स्लोप है उसे ट्राइंगल में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, उसे किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और सेम वैल्यू को हमने इस तरफ भी कट करना है ताकि हमारे पास इस तरफ की भी वैल्यू आ सके, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आ गया तो इस तरफ की वैल्यू को भी लेकर आना है। तो जहां पे इंटर क्रॉस करेगा तो यहीं पे इंटर क्रॉस कर रहा है तो उसी की रेशियो से हमने इस तरफ लेकर आना है। तो सेम एज इंटर क्रॉस किया, सो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है perpendicular over base, it means के AC over BC, AC over BC, so AC over BC, so AC यहां से लेकर यहां तक, यहां पे वैल्यू 0 है, सो 0 हम नहीं लिखेंगे 70, सो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट 70 माइनस 0 70 रहेगी। जब यहां पे देखते हैं तो यहां पे 34 आती है और यहां पे क्या आती है 6 आती है, सो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 34 माइनस 6, सो 70 डिवाइड बाय 28। सो यहाँ से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक वेरिंग स्पीड आ जाएगी 2.23, यानी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो इस स्पीड से मूव कर रहा होगा। सो उसका ग्राफ ये वाला है, हम इस ग्राफ से इस तरह से डाटा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया।